जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास है आपके साइंस यानी कि आपके विज्ञान विषय की। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे और आंसर भी करेंगे। प्रश्न है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। और यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा कि हमारे यानी कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ए यानी कि 30,000 ओम। यानी कि ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा 30,000 ओम। ठीक है, याद रखेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है। प्रश्न है कि जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर देख ले 200 से 300 ओम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी जो है आंसर होगा, देख लें, डी जो है इस प्रश्न का आंसर होगा 200 से 300 ओम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, जल्दी से बताएंगे। तो विद्युत का जो सुचालक है वो है ग्रेफाइट, यानी कि सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो उसे मापा जाता है वह है धारा, यानी कि ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि हम धारा को मापते हैं आमीटर से। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 1 MA बराबर होता है, 1 MA बराबर होता है। तो यह जो बराबर होगा 10 के पावर -3 आमीटर, यानी कि ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 के पावर -3 आमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आमीटर का प्रतिरोध होता है, जल्दी से बताएंगे। आमीटर का प्रतिरोध होता है, यहाँ पर थोड़ा हम इसको सही कर लें, जल्दी बताएंगे। आमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत छोटा, यानी कि सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा बहुत छोटा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रिओस्टेट का उद्देश्य क्या था। रिओस्टेट का उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी, यानी कि सी जो है हमारा आंसर होगा धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी रिओस्टेट का उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, यानी कि डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल, यानी कि डी जो है हमारा आंसर होगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। याद रखेंगे सभी बच्चे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी कि सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जूल पर कूलम बराबर होता है, जूल पर कूलम बराबर होता है वोल्ट के, यानी कि ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि वोल्ट के बराबर होता है जूल पर कूलम। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, यानी कि सी जो है वो हमारा आंसर होगा विद्युत ऊर्जा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, यानी कि बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न आ गया है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो उसे हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, यानी कि ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आप याद रखेंगे पार्श्व क्रम में। ठीक है, चलें
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे और हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है 1 एमीटर के 0 तथा 2 एम्पीयर अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पमांक यानी लीस्ट काउंट क्या होगा? तो लीस्ट काउंट याद रखिएगा, वो हो जाएगा 0.1 एमीटर, यानी कि बी जो है वो हमारा तो आंसर होगा ही, आप याद रखिएगा 0.1 एमीटर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो यहाँ पर देख ले, बी जो है इसका एकदम सही आंसर होगा कि धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। एकदम इसे याद रखिएगा, बी नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है एकदम सही है कि धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गति के कारण। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे और हमारा अगला क्वेश्चन भी आ गया है 100 वाट और 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रभावित विद्युत धारा कैसी होगी? तो विद्युत धारा होगी 25/121 एम्पीयर, यानी कि ये जो है वो हमारा आंसर तो होगा ही, पर आप याद रखिएगा 25/121 एम्पीयर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, तो वो होता है टंगस्टन का। और यह प्रश्न तो बहुत बार आ गया है आपके परीक्षा में, तो यह महत्वपूर्ण है, ठीक है, यानी कि बी तो आपका आंसर है टंगस्टन का। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो यहाँ देख लें बी नंबर यानी कि डी जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा कि सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी कि डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बन जाएंगे, यानी कि 2 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी आप इससे लिख सकते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी किसके संकेत करती है? तो वह संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की, यानी कि बी जो है आपका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण मान लीजिए किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो वह जो दिशा होगी वो होगी ऊपरीमुखी, यानी कि बी जो है आपका आंसर हो जाएगा ऊपरीमुखी, ठीक है। चलिए यहीं पर अगले क्वेश्चन का भी आंसर बता दीजिएगा। यहीं पर अगला क्वेश्चन आ गया है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कार्य करता है वह उष्मीय। यहाँ देखें ए नंबर जो आंसर होगा एकदम सही है कि उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है विद्युत फ्यूज, ठीक है, याद रखिएगा बच्चे लोग। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? और यह तो महत्वपूर्ण है और आपको अब यहीं पर याद कर ले कि बैटरी से आपको डिस्ट धारा प्राप्त होती है, यानी कि डीसी, ठीक है। ये जो है आंसर होगा डिस्ट या डीसी भी हो सकता है इसका आंसर, और डिस्ट भी हो सकता है, ठीक है, आपके परीक्षा में आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी, यानी कि ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा कि फैराडे द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की गई थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, यानी कि सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आधे, ठीक है, आधे परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है, यानी सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आधा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न भी आ गया है
निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, याद रख लेंगे, डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आपको इस चीज़ को याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, यहाँ देखें सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कुंडलीय तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपके विज्ञान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। इनके पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपको इनके पीडीएफ शेयर कर देंगे। और सभी छात्रों से हम कहना चाहते हैं कि हमने अपने चैनल पर विज्ञान के लिए जो है प्लेलिस्ट बनाया है। आप परीक्षा से पहले उन सारे प्लेलिस्ट में जितने भी हमने क्लासेस डाले हैं उन सारे क्लासेस को देख लीजिए। तो बात मानिए, आपके परीक्षा में विज्ञान से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसी प्लेलिस्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया है उसी से बनेंगे। तो हमारी बातों को मानिए और प्लेलिस्ट में जितने भी हमने क्लास पढ़ाए हैं उस क्लासेस को जितने बार भी देख सकते हैं। अपने परीक्षा से अपने साइंस विषय यानी विज्ञान के एग्ज़ाम से पहले पहले उन सारे प्लेलिस्ट के और वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो हमने बनाए हैं क्लास उसको देख लें, तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूरे के पूरे नंबर आप एकदम चुरा लीजिएगा। आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव का, इतना हम गारंटी देते हैं, क्योंकि हमने जो उस क्लास में बहुत मन लगा करके उस क्लास को पढ़ाया है और ये क्लास भी हम उसी प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे। हमने उन क्लासेस को बहुत मन लगा कर और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ाया है, कुछ इधर उधर का नहीं पढ़ाया है। वो सारे क्वेश्चन वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वीवीआई हैं और गेस है। ठीक है, तो गेस क्वेश्चन आपको क्या पता चल जाएगा जब इससे ही आपके परीक्षा में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो सभी छात्र जाएं और प्लेलिस्ट में हमने जितने भी क्लासेस डाल रखे हैं उन सारे क्लासेस को देख डालें। 3 बार देखें, 4 बार देखें, ऐसा देख के एकदम रट जाएं, उसको याद कर लें, साइंस का आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो सभी छात्रों से कहना चाहते हैं आज की क्लास समाप्त होती है। आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त होते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम सभी छात्रों से मिलेंगे बहुत जल्द अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।